हेलो बच्चे लोग, मैं डॉक्टर हार्दिक राइसानी आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, हाँ, आज वो घड़ी आ गई है। हम फाइनली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस बड़े से चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। आज हम फाइनली इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज हमें सिर्फ दो ही चीजें सीखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके बाद हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्टार्टिंग विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बच्चे लोग, 1990 का साल था 1990 का। काफी सारी कंट्रीज एक साथ आई, रफली 13 से 14 कंट्रीज, रफली 13 कंट्रीज एक साथ आई और उन्होंने कहा चलो एक साथ मिलके एक प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट था कि उनको डिटरमाइन करना था ह्यूमन का जीनोम। ह्यूमन तो हमें पता है, जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स, मतलब ह्यूमन में इसके जितनी भी सारी जीन्स है उन सबको स्टडी करने का इन रफली 13 कंट्रीज ने डिसाइड किया। सारे के सारे कंट्रीज एक साथ आए। साल था 1990 का, साल था 1990 का। इन 13 नेशंस में जिसने सबसे एक्चुअली मेन रोल प्ले किया वो था यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली कोऑर्डिनेट किया था। एक्चुअली जो मेन ऑर्गेनाइजेशन था जिसने पूरा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट किया उसका भी नाम एज एमसीक्यू आ सकता है, आपको याद रखना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health। तो बच्चे लोग, बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने ये प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट किया, एक्चुअली पूरा प्रोजेक्ट प्लान किया। प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? 1990 में। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 13 साल बाद 2003 में। प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? 2003 में। रफली 13 कंट्रीज एक साथ आए, 13 साल तक एक प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट का मेन टारगेट क्या था? प्रोजेक्ट का मेन टारगेट था कि ह्यूमन जीनोम को स्टडी करना है। जीनोम यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के सारी की सारी जीन्स को स्टडी करना है। अब सिर्फ ये प्रोजेक्ट में ह्यूमन बींग्स को स्टडी किया क्या? नहीं जी नहीं। ह्यूमन बींग्स और हमसे रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, हमसे रिलेटेड इंपोर्टेंट कौन है? सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया। आपने देखा होगा आधे बायोलॉजी की बुक में ई कोलाई दिया है, उसका भी जीनोम स्टडी किया गया। दूसरा, हम जो भी ड्रग्स वगैरह बनाते हैं सबसे पहले टेस्ट कौन से एनिमल पे करते हैं? सही पकड़े, रैट्स। तो रैट्स का भी जीनोम स्टडी किया गया। तीसरा, ईस्ट का जीनोम स्टडी किया गया। हम मेनली क्या खाते हैं? राइस। राइस का भी जीनोम स्टडी किया गया। तो ह्यूमन बींग्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, उन सबका जीनोम स्टडी किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट शुरुआत 1990 में 2003 तक चला। किसने कोऑर्डिनेट किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और एचजीपी को हमने कहा था इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। बहुत सारे देश एक साथ आए और उन्होंने इसे फंडिंग दी। बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया गया। क्यों किया गया? क्या था इसका मेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या क्या थे, वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला गोल था, ये कलर दिखता है क्या? दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड, नहीं तो मैं अलग ही कलर ले लेता हूँ। ब्लैक पे ब्लैक ही ले लेते हैं। चलो, हाँ, ब्लैक दिख रहा है, सॉर्टेड है, तो ब्लैक कलर से ही हम देखते हैं। तो चलो बच्चों लोग, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या क्या है? सबसे पहला गोल है टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हमारे डीएनए के अंदर कौन से जीन्स है ये आइडेंटिफाई करना एचजीपी का पहला गोल था। दूसरा गोल क्या है? टू डेवलप अ जेनेटिक लिंकेज मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम। जेनेटिक लिंकेज मैप यानी कि क्या? बेसिकली अब हमारा डीएनए इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसमें कौन सी जीन कहाँ पे है, उसका फंक्शन क्या है। मैप का काम क्या होता है? मैप का काम होता है हमें जगह दिखाता है, तो कौन सी जीन कहाँ लोकेटेड है वो भी स्टडी करना, वो था एचजीपी का गोल। उसके बाद क्या था? टू ऑब्टेन अ फिजिकल मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का एक एक्चुअल फिजिकल मैप, यानी कि सारे के सारे जीन्स का लोकेशन वो ऑब्टेन करना, ये था एक गोल। अगला, टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम इंफॉर्मेशन। बच्चों लोग, आज के समय में अगर सही मायने में कोई सबसे महंगी चीज है तो वो है डेटा। डेटा इजीली मिलता नहीं है, और डेटा मिल भी गया तो वो इजीली समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहला ह्यूमन जीनोम का प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट गोल था टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम इंफॉर्मेशन। जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसे प्रॉपर्ली मैनेज करना था। उसे मैनेज करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, ये था एक गोल ऑफ एचजीपी।
अगला जो डेटा हमें मिला उसमें से हमें क्या समझना था, फंक्शन ऑफ जीन्स, कौन सा जीन क्या फंक्शन करता है ये हमें समझना था। अगला, डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर्स है, 3 बिलियन। 3 बिलियन यानी कि 300 करोड़ बेस पेयर्स है, उनकी सीक्वेंस डिटरमाइन करना ये था एचजीपी का गोल। कौन सा बेस पेयर किधर लोकेटेड रहेगा ये देखना था। उसके बाद डेटा कलेक्ट कर दिया, अब डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डेटाबेसेस। सारी की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के डेटाबेसेस में स्टोर की गई। उसके बाद डेवलप टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्ट किया, डेटा स्टोर किया, बट भाई अगर मुझे डेटा पढ़ते नहीं आया तो कुछ फायदा का क्या, नहीं ना। इसीलिए न्यू टूल्स बनाए गए ताकि हम वो डेटा को एनालाइज कर सके। और फाइनली ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू प्राइवेट सेक्टर्स। भाई साहब ज्ञान अपने पास है, कुछ फायदा है क्या, नहीं, ज्ञान हमेशा बांटना चाहिए। तो ये ज्ञान जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया, जो भी हमने स्टडी किया, जो भी हमें उससे मिला, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को ट्रांसफर करना है। क्यों करना है भाई, सबसे बेस्ट एग्जांपल, कोविड वैक्सीन किसने बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई क्या, नहीं, कुछ प्राइवेट कंपनीज थी, उन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई। अगर वो प्राइवेट कंपनीज के पास ह्यूमन के जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती तो कोविड वैक्सीन बन पाती, नहीं ना। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, जो भी ह्यूमन जीन्स से रिलेटेड स्टडीज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है, उन सबके साथ ये डेटा शेयर किया गया ताकि वो न्यू उसको मॉडिफाई कर सके, कुछ न्यू चीजें डिस्कवर इन्वेंट कर सके। तो ये थे बच्चे लोग गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इतने सारे गोल्स थे, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करके हमें क्या पता चला, अगला हम देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन को जीनोम को स्टडी करने के बाद हमें क्या पता चला कि ह्यूमन जीनोम में यानी कि हमारे डीएनए में टोटल कितने बेस पेयर्स है, 3164.7 बेस पेयर्स। यहाँ पे एक शब्द बाकी है, आपको याद रखना है 3 बिलियन, आपको याद रखना है, सिंपल। कितना याद रखना है, कितने बेस पेयर से, 3 बिलियन बेस पेयर से। अगला, एस्टिमेटेड जीन्स कितने, बेस पेयर से 3 बिलियन, उसमें जीन्स कितने हैं, 30,000 जीन्स है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक और एमसीक्यू आया था कि रैट में कितने जीन्स होते हैं, रैट के जीनोम में 25,000 जीन्स है, ये भी याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रैट के जीनोम में 25,000 जीन्स है, ह्यूमन बींग्स में कितने जीन्स है, 30,000 जीन्स है, रफली है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे, रफली है 2968 जीन्स। सबसे ज्यादा जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे, 2968 टोटल नंबर ऑफ जीन्स है। सबसे कम जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम वाई पे, वाई क्रोमोसोम पे सिर्फ 231 जीन्स है। वाई क्रोमोसोम पे सिर्फ कितने जीन्स है, 231। उसके बाद सबसे बड़ा जीन कौन सा मिला, सबसे बड़ा जीन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डिस्ट्रोफिन। कौन सा है, डिस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट जीन, जिसमें कितने बेसेस है, 2.4 मिलियन। भाई सब 2.4 मिलियन मतलब कितना, 24 लाख बेसेस है सिर्फ एक जीन में, जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। अगला, एक एवरेज जीन में कितने बेसेस होते हैं, 3000। एवरेज जीन में कितने बेसेस है, 3000। अगला, जितने भी जीन्स हमें मिले उसमें से 50% के तो हमें फंक्शन ही नहीं पता है अब तक। कितने परसेंट जीन्स के हमें फंक्शन पता नहीं चले, 50% की, वो सिर्फ डिस्कवर हो गए और उनका फंक्शन ही हमें अब तक पता नहीं है। वो जितने भी टोटल जीन्स है, 30,000 जीन्स है, उसमें से सिर्फ लेस देन 2% एक्चुअली कोई प्रोटीन के लिए कोड करता है, जिसमें से लेस देन 2% जीन्स होते हैं जो कि एक्चुअली कोई प्रोटीन के लिए कोड करता है, कोडिंग पार्ट है लेस देन 2% ऑफ जीन्स। तो बच्चे लोग, ये थी सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिली है। ये 9 के 9 पॉइंट्स, ये 8, तो ये रैट वाला एक 9th पॉइंट, ये 9 के 9 पॉइंट्स एमसीक्यू आ ही सकते हैं, तो आपको बाय हार्ट इसे लर्न करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। ह्यूमन जीनोम कंटेन 3 बिलियन बेस पेयर्स, एस्टिमेटेड जीन्स है 30,000, सबसे ज्यादा जीन्स क्रोमोसोम नंबर 1 2968, सबसे कम जीन क्रोमोसोम Y 231 जीन्स, लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेसेस है, एवरेज जीन में कितने बेसेस होते हैं, 3000। कितने परसेंट जीन्स का फंक्शन ही पता नहीं, 50% से ज्यादा। और एक्चुअली कितने परसेंट जीन्स है जो प्रोटीन बनाते, सिर्फ लेस देन 2%। बाकी सारे जीन्स का तो हमें काम धंधा ही पता नहीं है। ये थी बच्चों लोग सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एचजीपी की। अब आगे आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हमें आगे क्या देखना है बच्चे लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि क्या, नाम से क्या समझ में आता है, डीएनए तो पता है, फिंगरप्रिंट यानी कि क्या, ये सब पंजे की फिंगरप्रिंट देंगे क्या, नहीं जी नहीं। फिंगरप्रिंट के बारे में खासियत क्या होती है पता है आपको, फिंगरप्रिंट की खासियत है
कि कभी भी दो आदमियों की फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकती। जो आइडेंटिकल ट्विन्स भी है, जो आइडेंटिकल ट्विन्स है जिनमें सब कुछ डिफरेंट है, उनमें भी फिंगरप्रिंट अलग ही रहेगी जी, उनमें भी फिंगरप्रिंट 100% मैच नहीं होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हम क्या करते हैं, हम डीएनए चेक कर रहे हैं, किसका डीएनए किससे मैच कर रहा है, उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि ऐसा नहीं है कि फिंगर का डीएनए लेंगे और उसकी प्रिंट मारेंगे, ये नहीं है जी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि क्या, डीएनए की सीक्वेंस चेक करनी है, क्योंकि सबकी डीएनए की सीक्वेंस अलग अलग है। तो कितनी परसेंट अलग है बच्चे लोग, जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो याद रखना, मेरा, आपका, आपके मम्मी पापा का, मेरे मम्मी पापा का, हम सबका डीएनए 99% सेम है। सबका डीएनए कितने परसेंट सेम है, 99%। तो भाई डिफरेंस कहां पे है, ये 1% ही है जो सारा खेल कर देता है। वो 1% में कौन खेल कर रहा है, खेल करने वाला आदमी है वीएनटीआर। ये क्या है, एनटीआर अपना साउथ वाला हीरो क्या, नहीं जी नहीं, वीएनटीआर होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वीएनटीआर बोले तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, बोले तो क्या, वीएनटीआर बेसिकली बच्चों लोग, हम सबके डीएनए में एक ऐसी सीक्वेंस रहेगी जो बार बार रिपीट हो रही है। मेरे इसमें कंसीडर करो, अगर एजीटीसी मेरे इसमें रिपीट हो रहा है, तो आपके इसमें सीजीटीटी रिपीट होगा, किसी और के इसमें सीसीसीसी रिपीट होगा। हम सबके इसमें एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो बार बार खुद को रिपीट करती है, और वही हम सबको एक दूसरे से अलग बनाती है, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और यही है जो मैं मदद करता है चेक करने के लिए कि मेरा और XYZ इंडिविजुअल का डीएनए सेम है कि डिफरेंट है। वे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों जी, क्या काम का ये, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बिना सॉल्व हो सकते हैं क्या, बिना डीएनए चेक किए। आज कहीं पे भी खून हो गया, कुछ भी रेप हो गया, हम सिंपली क्या करते हैं, वहां पे हमें किसी का भी ब्लड सैंपल मिला, सीमेन सैंपल मिला, तो उससे हम डीएनए चेक करते हैं। तो डीएनए चेक करके हम देख लेते हैं खूनी कौन था, किसने वो पर्टिकुलर क्राइम किया है। तो फॉरेंसिक्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे लोग, इवोल्यूशन समझने के लिए, फाइलोजेनी समझने के लिए, कौन किसकी मम्मी है, कौन किसका बच्चा है, ये कैसे समझेगा, डीएनए चेक करके। डीएनए कैसे चेक करोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो भाई साहब, अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वेंट नहीं होता तो हम शायद कभी कंक्लूसिवली कह नहीं सकते कि ये XYZ मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है कि नहीं है। ये कंफर्म करना है, हमें करना पड़ेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तीजा, ये हो गई ह्यूमन बींग्स की बात। अब एनिमल्स में भी तो, अब सारे काले कुत्ते अगर एक जैसे दिख रहे हैं, तो कौन किसका मम्मी है, कौन किसका पापा है, ये एनिमल्स में समझेगा क्या, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही दिखते। उस केस में भी हमें मदद करेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टू स्टडी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन एनिमल्स। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 3 मेन एप्लीकेशन है। सबसे पहला फॉरेंसिक्स, सेकेंड इवोल्यूशन स्टडी करने के लिए, तो तीजा है फाइलोजेनी स्टडी करने के लिए। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले किसने इसके बारे में सबसे ज्यादा स्टडी किया है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पता है आपको कौन है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है जी, नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। नाम है एलेक जेफरी। नाम क्या है इनका, एलेक जेफरी। सर एलेक जेफरी, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉरेंसिक्स में। इनके बिना शायद हम वो फॉरेंसिक इमेजिन ही नहीं कर सकते जो आज एग्जिस्ट करता है। इसके बाद ये तो हो गया भाई दुनिया भर की बातें। हमारे इंडिया में कौन है, इंडिया में किसने सीखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, किसने स्टडी किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर इन इंडिया है, इंडिया में है लालजी सिंह। तो लालजी सिंह इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। और अगर वर्ल्ड वाइड पूछा गया तो एलेक जेफरी इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको ये दोनों के दोनों एमसीक्यूज याद रखने हैं। अगर स्पेसिफिक किया क्वेश्चन में पूछा इन इंडिया तो ही लालजी सिंह को टिक करना, नहीं तो सिर्फ फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछा तो यू गो विथ एलेक जेफरी। अब हम आते हैं एक्चुअली ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं भाई। हम देखते हैं स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है यानी कि मुझे डीएनए चेक करना है, तो सबसे पहली स्टेप हमेशा क्या रहेगी भाई साहब, सैंपल कलेक्ट करो। तो फर्स्ट स्टेप रहेगी डीएनए एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम वो डीएनए XYZ सेल से बाहर निकालते हैं। सबसे कॉमन कौन से डीएनए के सैंपल्स मिलते हैं, कहां से डीएनए कलेक्ट करोगे, बाल।
खून, सलाइवा, ये सबसे कॉमन चीजें हैं जहां से हमें डीएनए के सैंपल मिलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज डीएनए एक्सट्रैक्शन, यानी डीएनए को निकालो। अब बच्चे लोग हमें याद रखना है, अगर मैंने डीएनए बाहर निकाला, ये सारा का सारा डीएनए है, ये सारा का सारा डीएनए है, तो ये बहुत बड़ा है। इतने बड़े डीएनए को स्टडी करने क्या, नहीं जी नहीं, इसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर दो, कट कर दो। कट करने के लिए हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करके एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देगा। तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि सेल में से डीएनए लिया, फिर से छोटे 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 पार्ट्स में हमने कट कर दिया। अब ये सारे के सारे हमें डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिले। एक बड़ा पार्ट है, एक छोटू सा पार्ट है, ये सारे डीएनए फ्रैगमेंट रैंडमली अरेंज्ड है। तो अब वक्त आता है इन सारे फ्रैगमेंट को एक दूसरे से सेपरेट करने का। अब वक्त किसका है? सारे डीएनए के फ्रैगमेंट जो कि रैंडमली अरेंज्ड है, इन सबको एक दूसरे से सेपरेट करने का। उसके लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। कंसीडर करो डीएनए की फ्रैगमेंट्स में ड्रॉ करता हूं, ये छोटी, ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी, ये सारी डीएनए फ्रैगमेंट्स है। मैं इन सारी डीएनए की फ्रैगमेंट को एक प्लेट में डाल देता हूँ। सारी के सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को एक प्लेट में डाल देता हूँ। ये मैंने प्लेट में डाल दी सारी की सारी डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब ये प्लेट को अगर मैंने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, निगेटिव एक साइड में और दूसरे साइड में पॉजिटिव, थोड़ा सा अपना नॉलेज अप्लाई करो, मुझे बताओ डीएनए पे चार्ज कौन सा है? हमारे डीएनए पे चार्ज है जी नेगेटिव। तो जब ये प्लेट, जिसमें मैंने कंसीडर करो कोई भी एक जेल हम फील करते हैं, कॉमनली अगारोस जेल यूज करते हैं, इस अगारोस जेल में सारे के सारे डीएनए फ्रैगमेंट डाल दिया और उसको इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर दिया। डीएनए का चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव कौन से साइड में अट्रैक्ट होता है जी? नेगेटिव अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव साइड। तो हमें ये सारे के सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स पॉजिटिव साइड की ओर अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे। बच्चे लोग, ये इसी डीएनए की फ्रैगमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। अब ये सारी की सारी फ्रैगमेंट सेपरेट हुई है, अच्छे से याद रखना, डीएनए पॉजिटिव चार्ज की ओर यानी कि एनोड की ओर भाग रहा है। जो सबसे हल्का है, जो सबसे छोटू फ्रैगमेंट है, वो सबसे नजदीक रहेगा पॉजिटिव के। जो सबसे बड़ा फ्रैगमेंट है वो नेगेटिव के नजदीक रहेगा, वो पॉजिटिव से सबसे दूर रहेगा। जो हल्का है वो ज्यादा डिस्टेंस भागता है। यहाँ से अगर मैंने भगाना शुरू किया तो सबसे छोटू वाला ये पॉजिटिव के सबसे नजदीक जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने डीएनए के सारे फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर दिया। अगला हम करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम उसे कोई ना कोई अल्कली से ट्रीट करते हैं। किससे ट्रीट करते हैं? अल्कली केमिकल से, कोई ना कोई बेस से हम उसे ट्रीट करते हैं। और डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, उसे हम कर देते हैं सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए को हम क्या कर देते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए को तोड़ के सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए बना देते हैं। अब अच्छे से देखो, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, फिर इसे एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर। सबसे कॉमनली हम कौन सा यूज करते हैं? नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर। इसको एक मेम्ब्रेन पे डाल देते हैं और रात भर के लिए छोड़ देते हैं। रात भर छोड़ दिया, सुबह उठ के ये जो डीएनए और ये नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पे हमने रखा है, या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन यूज करते हैं। दो ऑप्शन है, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पे रखो या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन पे रखो। फिर डीएनए को इस पे रख दिया, ओवरनाइट हम रख देते हैं। उसके बाद सुबह उठ के ये डीएनए अभी जो हमने इस पे रखा है, डीएनए की सारी फ्रेगमेंट्स, ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड। अब हमें पता होती है, हम यूज करते हैं डीएनए प्रोब। हम क्या यूज करते हैं? डीएनए प्रोब। आप बोलेंगे सब प्रोब यानी कि क्या? प्रोबिंग यानी कि ढूंढना। प्रोबिंग शब्द का मीनिंग क्या होता है? ढूंढना। तो डीएनए प्रोब क्या है? जो ढूंढने में मदद करेगा। किसे ढूंढना है भाई? डीएनए की सीक्वेंस को। आइडियली अगर कंसीडर करो ये डीएनए की सीक्वेंसेस है, अगर ये सारी की सारी डीएनए की अलग अलग सेपरेट सेगमेंट्स है, डीएनए प्रोब क्या रहेगा? डीएनए प्रोब रहता है सिंगल स्टैंडर्ड, रेडियो एक्टिव। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, रेडियो एक्टिव होता है, विथ नोन डीएनए सीक्वेंसेस, विथ नोन डीएनए सीक्वेंस। यानी कि एक ऐसा डीएनए जिसकी सीक्वेंस हमें ऑलरेडी पता है। जो भी हमने डीएनए सैंपल लिया है उसकी सीक्वेंस, उसका वीएनटीआर हमें पता होता है। उसका वीएनटीआर हम चेक कर लेते हैं। उसका वीएनटीआर हमें पता है कौन सी सीक्वेंस रिपीट कर रही है, तो हम वही उसी का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब यूज करते हैं। उसी का क्या यूज करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब कंसीडर करो, मैं येलो कलर का लिख देता हूँ कि येलो कलर का डीएनए प्रोब, इसको जब मैं मेन डीएनए के साथ मिक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो डीएनए प्रोब इसके साथ बेस पेयर फॉर्म कर देगा, इसके साथ कर देगा, इसके साथ कर देगा। ये एक बेस पेयर फॉर्म हो गया, ये दूसरा वाला फॉर्म हो गया, ये तीसरा वाला।
ये जो येलो वाले है ये क्या है, डीएनए प्रोब। इन्होंने मेन डीएनए के साथ क्या फॉर्म कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्म हो गई है। अब जो बच गए जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्म नहीं करी, भाई साहब उन्हें गायब कर दो, उन्हें वॉश कर दो। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें किसी के साथ बेस पेयरिंग फॉर्म नहीं करी, इसे हटा दो, इसे हटा दो। ये सिर्फ 3 सीक्वेंस कंसीडर करो, ये हमें मिली है। अब ये जो मिला है इसका एक एक्सरे निकाल दो, इसका क्या निकाल दो, एक्सरे निकाल दो। एक्सरे निकाल के, एक्सरे यानी कि ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, एक्सरे पे जो इमेज बनेगी कुछ इस तरह, वो रहेगी हमारी डीएनए फिंगरप्रिंट। वो क्या रहेगी, डीएनए फिंगरप्रिंट। इस पे देख लो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए मतलब क्या, डीएनए प्रोब को जो मेन हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्म करने बोलते हैं। जिन्होंने जिन्होंने बेस पेयरिंग फॉर्म किया उसको रखते हैं, बाकी सबको हम वॉश कर देते हैं और उसके बाद हम एक्सरे लेते हैं। एक्सरे पे हमें कुछ इस तरीके की इमेज फॉर्म होती हुई दिखती है। ये है, ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये हम सबकी अलग आएगी और यही है डीएनए फिंगरप्रिंट। ये क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो बच्चे लोग ये थी स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये कौन सी स्टेप्स है बच्चे लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स है। काफी इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डे टू डे लाइफ में। सारे के सारे क्रिमिनल केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, खून हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, रेप वगैरह हुआ है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही वो टेक्निक है जो कि हमें आरोपी तक पहुंचाएगा, गुनहगार तक पहुंचाएगा। तो बच्चे लोग आज हमने फाइनली ये टॉपिक खत्म कर दिया है। बहुत बड़ा टॉपिक है, 9-5 लग गए ये टॉपिक को खत्म करते करते। बट बच्चे लोग जितना बड़ा टॉपिक है उतना उसका वेटेज ज्यादा है। मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था नीट में रफली 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स ये एक टॉपिक लेके जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक को बहुत डिटेल में करना है। ये छोटे छोटे पार्ट्स लेने का यही एक हमारा एम है कि आप छोटे पार्ट्स देखो, उसके बाद क्वेश्चंस करो, फिर से वीडियो, फिर से क्वेश्चंस। इस तरीके से करोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वीडियो देखने में बोर नहीं होगे, सिर्फ क्वेश्चंस करने में बोर नहीं होगे। छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये पैटर्न फॉलो करो, आपका बायोलॉजी काफी अच्छा हो जाएगा। बच्चे लोग यहीं पे रुकता हूँ, अगले चैप्टर में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आपके लिए एक ही काम है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल।